नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक सभ्य जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच बेहद जरूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करने के दौरान कहा कि देश के हर परिवार तक आवास, जल, स्वच्छता, बिजली और स्वच्छ कुकिंग ईंधन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय स्तर पर बुनियादी आवश्यकता सूचकांक यानी कि BNI की रूपरेखा इसमें तैयार की गई है। BNI 5 आयामों जल, स्वच्छता, आवास, माइक्रो पर्यावरण और दूसरी सुविधाओं पर 26 संकेतों का मूल्यांकन करता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो जरूरी आवश्यकताओं तक लोगों की पहुंच में व्यापक सुधार हुआ है। 2012 के मुकाबले 2018 में केरल, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच सबसे अधिक रही। वहीं ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में कम रही। और इतना ही नहीं, देश के सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता जो है वो भी कम हुई है, क्योंकि 2012 से 2018 के दौरान पिछड़े राज्यों को काफी लाभ मिला है। देश के सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब परिवारों की स्थिति भी अमीर परिवारों की तुलना में बेहतर हुई है। इसमें सुधार आया है। पानी, आवास, स्वच्छता, सूक्ष्म पर्यावरण और दूसरी सुविधाओं की बात करें तो 5 क्षेत्रों में काफी सुधार दिखाई देता है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भोजन, कपड़ा, मकान, जल और स्वच्छता जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की न्यूनतम मात्रा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास तक पहुंच बनाई जा सकती है। तो आज की चर्चा में आज हम बुनियादी आवश्यकता सूचकांक और उससे जुड़े हर पहलू पर विस्तार से बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आइए उनसे आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हैं, पूर्व विशेष सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। साथ ही मेरे साथ हैं सिद्धार्थ, जो कि राष्ट्रीय आर्थिक संपादक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत स्वागत। और डॉक्टर सुभाष, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे मैं करना चाहूंगी। सरकार का जोर हमेशा से सबका साथ, सबका विकास पे रहा है, और ऐसे में बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के महत्व को और आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किए गए इसके आंकड़ों को कैसे देखते हैं आप? स्वतंत्र भारत ने जो संविधान अंगीकार किया उसमें एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्वीकार की गई है, और इसीलिए संविधान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना को देखते हुए इस प्रकार के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य इस प्रकार से कार्य करेगा, विधायिकाएं ऐसे कानून बनाएंगी और कार्यपालिका ऐसे कार्य करेगी कि जिससे आर्थिक क्षमता के अनुसार मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त किया जाए। और शुरू के दशकों में ये उतना संभव नहीं हो सका, क्योंकि उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। जैसे जैसे धीरे धीरे संसाधन बढ़े, इस बारे में हमने प्रगति की है। इस बारे में मैं आपको कहूं कि 70 के दशक में इस धारणा को एक मूर्त रूप देने की कोशिश की गई, जब 74-75 में पहली बार एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के नाम पर एक प्लान शुरू किया गया। और उस समय आप 70 के दशक में देखें, 71 में हमारी आबादी थी करीब 57 करोड़, आज दुगनी से ज्यादा है। तो ये उस समय से आप जब वो कहते हैं कि गरीबी हटाओ और मूलभूत सुविधाएं, कभी रोटी, कपड़ा, मकान या आवास, स्वस्थ पेयजल और इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं, तो जैसे जैसे आपको प्रदान करना चाहते हैं वैसे वैसे जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे रामधारी सिंह जी की कविता याद आती है, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका वो मोटा एक झिंगोला, कि जो किस तरह का झिंगोला बनाया जाए जो जबकि चांद का आकार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से अभी तक हमने जो किया है, उस 57 करोड़ की आबादी 71 के होते आज 81 करोड़ करीब जो हमारे ऐसे हैं राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति सब्सिडाइज राशन दिया जाता है, और भी ऐसे बहुत सारे। तो ये जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है,
उसका फोकस है आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली और खाना पकाने को। जैसे कि हमने यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की कि हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में बिजली पहुंचे। तो पहले शुरुआत ऐसे हुई कि एक गांव में एक घर में भी कनेक्शन हो गया तो हमने मान लिया कि वो न्यूनतम रूप से कि विलेज इलेक्ट्रीफाई हो गया। एक 40 वाट का बल्ब दिन भर जल सके, इतना भी हो सके तो हमने उसको मान लिया। लेकिन अब धीरे धीरे उससे बढ़ती जा रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और संसाधनों के अनुसार सरकार इसकी पहुंच को बढ़ाने का व्यापक प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जैसा जिक्र डॉक्टर सुभाष ने भी किया कि अब आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, आप भी ये मानते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान जिसकी हम बात करते थे, लेकिन अब जो है इंस्पिरेशनल इंडिया, नए भारत की जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उस हिसाब से जो बुनियादी आवश्यकता सूचकांक है उसको परिभाषित और उस हिसाब से उसे लागू करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जो पहले रोटी, कपड़ा, मकान था वो बाद में बिजली, सड़क, पानी में तब्दील हो गया और आने वाले वर्षों में शायद उसमें ब्रॉडबैंड और अन्य तमाम तरीके की चीजें जिसको कि एक जमाने में लग्जरी मानी जाती थी, अब रोजमर्रा की जरूरतों में गिनी जाएंगी। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे जो सरकार है उससे उम्मीद भी बढ़ती है। और यदि आप हमारी पर कैपिटा इनकम देख लें 70 के दशक में या 80 के दशक में और अभी से तुलना कर लें तो आम तौर पर जो हाउस होल्ड हैं वो पहले की तुलना में काफी एवरेज लेवल पर काफी बेहतर स्थिति में है। और आने वाले वर्षों में जो हमारी जो विकास दर में जो वृद्धि हुई है उससे ये जो अमीर और गरीब में जो फासला था वो कम हुआ है और कम होता जाएगा। जैसा कि ये सूचकांक से दिख रहा है, जो गरीब श्रेणी के लोग हैं उनमें जो सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि ज्यादा हुई है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ज्यादातर सुविधाओं में वृद्धि ज्यादा हुई है और यह इस बात का भी परिणाम है कि जो हमारी जो योजनाएं बनाई गई, चाहे वह ईंधन की योजना हो, कुकिंग गैस हर घर पे पहुंचाने की, जो एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, या जैसे डॉक्टर पांडे बता रहे थे कि हर घर में बिजली का नारा हो या घर घर जल का नारा हो, नल का नारा हो, तो यह सारा उस श्रेणी को फोकस में लेके किया जा रहा है जहां पर कि ये सुविधाएं नहीं हैं। तो ये दोनों, एक तो आय बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से जो टारगेटिंग है उसमें काफी सुधार हुआ है। जी बिल्कुल, ये सुधार हुआ है। और डॉक्टर सुभाष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हमने देखा है कि साल 2012 के मुकाबले 2018 में कई राज्यों की बात करें या पूरे देश के स्तर पे बात करें तो ये सुधार व्यापक तौर पर दिखाई देता है। गरीब परिवारों की स्थिति अमीर परिवारों की तुलना में इसमें भी बेहतर सुधार आया है। पानी, आवास, स्वच्छता, सूक्ष्म पर्यावरण, दूसरी सुविधाओं की बात करें तो इसमें भी, इन क्षेत्रों में भी सुधार दिखता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इन सुधार के पीछे किन महत्वपूर्ण कदमों को आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर पेयजल की बात करें तो जब हमने 70 के दशक में राष्ट्रीय जल योजनाएं शुरू की थी, पेयजल योजनाएं, और उस समय से अब तक कितनी बार उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरूप में रिस्ट्रक्चर होके स्कीम्स आ रही हैं, 70 के दशक से चल रही हैं। तो और वो एक बहुत ही बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को लेकर चल रही हैं, जिसमें कि आप रूरल हाउस होल्ड के लिए कहते हैं कि 40 लीटर पर डे, इतनी रिक्वायरमेंट हम मीट कर सकें, उसका टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अभी उस पे अभी तो इतना आने के बाद भी अभी उसमें काफी काम होना बाकी, लेकिन जो जिसमें सबसे ज्यादा हमें सफलता मिली है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का। पिछले मार्च 19 की रिपोर्ट है कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ दें तो करीब करीब पूरे देश में संपूर्ण विद्युतीकरण का ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
अभी इसमें पेयजल पर जो है अगला फोकस है, और आवास योजना पर भी बहुत काम हुआ है। और इसमें कि हमारे जो है कि 1922 तक सभी के लिए घर उपलब्ध किया उसके, तो हमें इकोनॉमिक सर्वे ही बताता है कि जिसमें ये जून 15 में ये योजना शुरू होने के बाद से लाभार्थियों को 41 लाख पूर्ण किए गए, और शहरी विकास के तरह लक्षित संख्या में 295 लाख इस तरह से अभी तक किया गया, और ये 22 तक पूरा करने की योजना। तो बिजली और आवास ये और कुकिंग गैस, तो ये इन तीनों में बहुत अच्छा हुआ है। और स्वच्छता के उसमें जो है ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, वो टोटल हासिल किया गया। तो अभी इन पांचों जो हैं उसमें जो सबसे जो कमजोर कड़ी है जिस पर अभी फोकस है वो है पेयजल, जो अगले कुछ सालों में हर घर में जल और नल से पाइप सप्लाई। इसके पहले ये भी होता था कि अगर गांव में एक पॉइंट ऑफ वाटर है, एक हैंडपंप लग गया तो वही उसको पूरा माना गया। लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया गया कि एक हैंडपंप या ट्यूबवेल से उससे काम नहीं चाहिए, घर घर में पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया जाए। तो इस तरह से एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं और बेसिक मिनिमम नीड्स का स्कोप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। और इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि 2012 के मुकाबले 18 में स्थिति बेहतर हुई है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने में स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और उज्ज्वला जैसी योजनाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जी, इन योजनाओं ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें 2-3 चीजें और मैं बोलूंगा। एक, जो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, चाहे वह आवास योजना में जियो टैगिंग हो या तस्वीरों के माध्यम से तथा आधार के माध्यम से जो सुविधाएं जिसको मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, उसका वो लीकेज कम हुआ है। पहले ऐसा हो सकता था कि ये दिखाया गया कि मेरे आधार जब नहीं था तो मुझे एक कनेक्शन मिल गया गैस का, परंतु सच में मुझे वो कनेक्शन नहीं मिला था। टेक्नोलॉजी की वजह से यह बहुत संभव हुआ है। दूसरा चीज है कि इसमें राज्यों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि आप आंकड़े देखें और उसमें अगर सर्वे में देखें तो एक मैप जो अभी भी आ रहा है उसमें जो गरीब राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हो, चाहे मध्य प्रदेश भी हो, इनमें अभी भी राष्ट्रीय जो एवरेज है उससे कम स्तर पर हैं। तो और जो राज्य आगे हैं, केरला हो चाहे गुजरात हो, इन राज्यों में एक विकास का जो स्तर है वह बिहार चाहे उड़ीसा या बंगाल से काफी ऊपर रहा है। तो राज्यों का भी योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो अंतर है राज्यों के बीच में, डॉक्टर सुभाष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राज्यों के योगदान को महत्वपूर्ण बता रहे हैं सिद्धार्थ। ऐसे में जो स्कीम्स हैं उनके क्रियान्वयन के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच में किस तरह के समन्वय को आप जरूरी मानते हैं? और कुछ राज्य जो हम देख रहे हैं कि इस लिस्ट में नीचे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी आवश्यकताएं उसमें नीचे हैं, उसके पीछे की भी आप क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, जहां तक ओवरसाइट और इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने भी कहा कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन फास्ट ट्रैक हुआ है, इससे कोई दो रहे सभी राज्यों में। लेकिन जो गवर्नेंस डेफिसिट है वो एक हिस्टोरिकल है, कई स्टेट्स में रहा है, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं। तो ये जो रेस है ये बराबर की रेस नहीं है। कुछ को एक पहले से ही एक हेडरूम मिला है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और जैसे बहुत सारे हमारे जो प्लान स्कीम्स में इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड में इस तरह की कंप्लेंट्स आती थी कि कोई फेक एसेट्स हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जियो टैगिंग एक ऐसा वो है
कि जिसकी वजह से वेरीफाई किया जा सकता है। अभी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उसका इतना बड़ा डेटाबेस तैयार है कि कौन से किस विलेज में किस हैबिटेशन में अगर आवास है तो कहां पर है, किस जगह है, उसका पूरा माइक्रो डिटेल वो बैठे बैठे यहां से मॉनिटर हो। और इसके अलावा जो पैसा है वो बैंकों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो बहुत सारे जो बीच के जो स्तर हैं उनसे भी इनएफिशिएंसी और करप्शन वो कम हुआ है। तो ये सब ऐसे सुधार हैं जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हुआ है और हम समझते हैं कि ये आगे भी जारी रहेगा। बिल्कुल, और ये आगे जारी रहेगा। सिद्धार्थ, सुधार की हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं कहीं पर जो कमियां हमें दिखाई दे रही हैं, जो एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, अभी भी देख रहे हैं कि अलग अलग आय ग्रुप के लोगों में एक अच्छा खासा फासला है। इस चुनौती से निपटने के लिए आपको क्या लगता है और किन किन कदमों को उठाए जाने की ज़रूरत है? सरकार की ओर से क्या फोकस एजेंडा जो है वो रखने की ज़रूरत है? और चूंकि बजट भी अब पास है, 21 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, आपको क्या लगता है सरकार इसके मद्देनज़र किस तरह के कदम उठा सकती है? जी, इसमें दो पहलू हैं। जो पहला है, जो आपने बताया कि जो इनकम ग्रुप्स में जो अभी भी फासला है, उसको कम करने के लिए बेटर टारगेटिंग की आवश्यकता है, जो कि सरकार कर रही है। केंद्र भी और राज्य सरकार भी कर रही हैं। तो चाहे वह स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वह आपकी सैनिटेशन की स्कीम्स हो, या बिजली, कुकिंग गैस, किसी चीज की भी आप स्कीम देखें तो उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे ज्यादा फोकस है। तो आने वाले दिनों में भी जो फोकस होगा ये मेरे ख्याल से जो कमजोर श्रेणी है उनके ऊपर अधिक होगा। जहां तक आने वाले बजट की बात कर रहे हैं, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सोशल सेक्टर के जो कार्यक्रम हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, उन पे काफी फोकस फिर से दिया जाएगा, अटेंशन रहेगा वित्त मंत्री का, और जो खर्च होगा वह सोशल सेक्टर के स्कीम्स पर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के ऊपर वृद्धि होगी। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये कहा गया है कि जो खर्च आपको करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में करें। तो उम्मीद यही है कि ग्रामीण सड़कें हो गई, चाहे अन्य कार्यक्रम हो गए, जल जो पाइप कनेक्शन की जो बात हो रही है उस पे जो है काफी फोकस रहेगा। जी बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ डॉक्टर सुभाष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे, चूँकि बजट भी सामने है और जो फासला अभी भी बाकी है, जो खाई अभी कहीं कहीं दिख रही है, उसे पाटने के लिए सरकार की क्या कोशिशें होंगी? देखिए, इस समय तो चूंकि हम इस महामारी से के दौर से अभी उबर रहे हैं और हमें आशंका बनी हुई है कि वायरस के किसी नए रूप से हमें कोई तकलीफ ना हो। तो एक तरफ वायरस जा रहा है, वैक्सीन आ रही है, लेकिन आशंकाएं और जो है सतर्क रहने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। तो इसको देखते हुए कुछ समय के लिए जो फोकस होगा वो जरूर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आर्थिक वृद्धि पर जोर रहेगा। तो इसमें जो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, जैसे जलकल योजना वगैरह है, इसको भी हम ये ना समझ के कि ये कोई सरकार कोई ऐसा कल्याण कर, कोई सब्सिडी दे रही है, कोई उपकार कर रही है। इसके साथ साथ इसको हम देखें कि ये भी एक माध्यम है आर्थिक वृद्धि का। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है, ये सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी कोई वो उपकार नहीं है, ये भी आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। और जो संयुक्त राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं सतत विकास के, जो 2030 तक पूरे किए जाने हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम 2030 के बजाय 2025 में ही उसको पूरा कर लें। जैसे कि पिछले बार के भी कार्यक्रम में हमने कुछ लक्ष्यों को समय से पहले ही पूरा कर लिया था। तो यही कोशिश हमारी रहेगी कि 2030 के बजाय 2025 में ही ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें।
बिल्कुल, और इन लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार जो है वो प्रयास जारी है। अब चूंकि कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों में है, सिद्धार्थ, में एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगी, जो बात डॉक्टर सुभाष ने भी रखी कि हम लगातार इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो बुनियादी आवश्यकता सूचकांक है, ये जिस तेज़ी से बढ़ेगा, इसका ग्राफ जिस तेज़ी से बढ़ेगा, जो आर्थिक स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, जो इकॉनमी का लेवल है, उससे आप इसे किस तरीके से जोड़ेंगे? जी, जैसा कि वो इकोनॉमिक सर्वे के इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि ये इंडिसेस में जब वृद्धि होती है तो बच्चे कम समय बीमार रहते हैं, कम समय पानी लेने के लिए जाते हैं, तो उनको स्कूल जाने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। उसी तरीके से जब आपको सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट होती है तो लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनका जो खर्च है स्वास्थ्य के प्रति वो कम होता है और वो अन्य चीजों में, पढ़ाई हो गई चाहे बाकी आम खर्च में, वो वृद्धि होती है। तो इनसे मूल रूप से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है और आपके पास पैसे बचते हैं जो कि आप दूसरी चीजों में खर्च कर सकते हैं और उससे सारी अर्थव्यवस्था में भी जो वृद्धि है वो ज्यादा रफ्तार पकड़ सकती है। जी, तो इसका जो संबंध है वो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के ग्रोथ से हम एक साथ जोड़ सकते हैं, सीधे जोड़ सकते हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, जिसका कि जिक्र, जिस पे खासा जोर रहा वित्त मंत्री का आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान, हमने देखा कि 2012 के मुकाबले 2018 में जो तस्वीर है वो काफ़ी अच्छी हुई है, ग्राफ काफ़ी ऊपर बढ़ा है और कई क्षेत्रों में इसमें सुधार दिखा है। लेकिन जहां जहां अभी अंतर है, वेरिएशंस हैं, उसे पाटने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और बजट से भी ये उम्मीदें की जा रही हैं, खासकर सोशल सर्विस सेक्टर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कि इस पर सरकार का खास फोकस रहेगा ताकि इस ग्राफ को और ऊंचा उठाया जा सके, क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो इकॉनमी की ग्रोथ के साथ है। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।